नमस्कार दोस्तों, ऑल इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टेट यानी कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है और अगर आपको बिहार में अगर 9th 10th और 11th 12th का अगर शिक्षक बनना है तो आपको स्टेट के एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप 9 10 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्टेट पेपर 1 देना पड़ेगा और अगर आप 11 12 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्टेट पेपर 2 देना पड़ेगा। और यहाँ तक आप सभी जानते हैं कि कुल जो प्रश्नों का जो सेट होता है 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन तो आपके विषयगत होते हैं और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। कॉमन इसलिए होते हैं कि जैसे इसमें बताया गया है कि शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के लिए, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको ये शिक्षण कला आपके अंदर है कि नहीं है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसमें जीके, जीएस और मैथ के भी कुछ प्रश्न होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन का जो सेट होगा, ये सभी के लिए कॉमन होता है। इसलिए आज से हम ये सेट चालू कर रहे हैं ताकि आपके क्विक रिवीजन के लिए बेहतर साबित हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जितने उसी प्रश्नों को देखेंगे जो पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है, इसमें 45 सेट टोटल है डिस्कशन के साथ, जिसमें से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये जो है आपका एक टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज को हम नहीं देखेंगे, हम आपका देखेंगे आगे जो आपके इम्पोर्टेंट के लिए है सो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2011 जो कि पेपर 1 में पूछा गया यह प्रश्न है। शिक्षण कला एवं दक्षता परीक्षण का हल प्रश्न पत्र, जो कि स्मृति आधारित प्रश्न है, क्योंकि आपको सोच समझ कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है कि ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेस के संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि कोचिंग शिक्षक को अध्ययनशील बनाता है तथा उनका ज्ञान वर्धन करता है। बी है कि यह शिक्षक की गरिमा को काफ़ी हद तक कम करता है। ऑप्शन सी है कि छात्र अगर ट्यूशन से जुड़े हुए हों तो उन्हें स्वाध्याय का समय नहीं मिलता तथा उनका गृह कार्य भी पूर्ण नहीं होता। और ऑप्शन डी है कि बी और सी दोनों है। तो इस प्रश्न का हम आंसर लगाएंगे बी और सी दोनों। अब देखिए बी और सी क्यों होगा, क्योंकि यह शिक्षक की गरिमा को काफ़ी हद तक कम करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि दूसरा सी नंबर है कि छात्र अगर ट्यूशन से जुड़े हुए हों तो उनको स्व अध्याय का समय नहीं मिलता तथा उनका गृह कार्य भी पूर्ण नहीं होता। तो इस तरह के प्रश्न में आपको ये देखना होता है स्मृति आधारित प्रश्न में कि किस तरह से जो प्रश्न पूछा गया है, क्या आपके मायने में जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके आधार पर आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 1 का जो उत्तर होगा आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हम 2 देखेंगे। देखिए, अगर अगर विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है कि इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। ऑप्शन बी है कि नम्रतापूर्वक मना कर देंगे। देखिए जब भी आपको कुछ निगेटिव पॉइंट मिले ना इस तरह के प्रश्न में, तो आप तुरंत उसको मना कर दीजिए। जैसे कि देखिए उसको काट दीजिए। जैसे देखिए आप मना करने की बात कही गई है तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं, तो इसको ऑप्शन को ही काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है सी नंबर की अनमने ढंग से स्वीकार करेंगे। अनमने ढंग से भी कोई बात नहीं है, इसको भी हटा देंगे। ऑप्शन डी है कि तभी स्वीकार करेंगे यदि अन्य शिक्षक को भी अतिरिक्त दायित्व मिले दिया जाता है। ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि जब आपको पसंद कर लिया जाएगा तो सबको दायित्व दिया ही जाएगा, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हम काट देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच क्या रहा है ऑप्शन ए, यानी कि इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो ये यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपको सोच समझ कर प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। देखिए 3 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप जाति, प्रजाति या नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में क्या महसूस करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है कि यह व्यवस्था धर्म एवं विश्वास से जुड़ी हुई है, अतः इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है कि यह अवैज्ञानिक व्यवहार है जिसे अविलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है कि शिक्षकों को ऐसे पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता विचार बिल्कुल है, आवश्यकता है। अगर डी है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भेदभाव आवश्यक है। ये तो होगा ही नहीं, तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को ऑप्शन को ना आप काट सकते हो।
बचा आपके पास ए और बी। तो ए और बी में आप देखोगे तो क्या होगा, यह अवैज्ञानिक व्यवहार है जिसे अविलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। बिल्कुल है, ये सब ज़रूरी नहीं है तो समाज से बाहर कर देंगे, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा के संदर्भ में आपका क्या विचार है? देखिए, इस प्रश्न का डायरेक्ट हम उत्तर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यह किशोरों को भ्रम के संसार से बाहर ले जाने एवं पूर्ण यौनिकता से संबंधित वास्तविक समस्याओं का ज्ञान देने के लिए आवश्यक है। इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लगा रहे हैं क्योंकि समय की बचत हो जाएगी, ठीक है, और आपका कम से कम रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है कि शिक्षक व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि? शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्ति को प्रत्येक बार छात्रों के असंख्य मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों के अनुरूप परिवर्तन होना पड़ता है। ठीक है, तब इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक शिक्षक के रूप में इस संबंध में आपकी क्या प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये गतिविधियाँ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। सर्वांगीण मतलब होता है कि फिजिकल से लेके हर एक तरह का छात्रों का विकास हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ये क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 7, देखिएगा कि यदि एक छात्र एक विषय में लगातार कम अंक ग्रेड प्राप्त करता है तब यह प्रदर्शित करता है कि क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि छात्र को उस विषय में कोई रुचि नहीं है। जब तक आपका किसी विषय में रुचि नहीं होगा ना, तब तक आप उस विषय को आप अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ कि समय सारणी समय सारणी में विषयों का वितरण किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषय की कठिनाई के स्तर के अनुसार होना चाहिए। विषय के कठिनाई के स्तर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग होना चाहिए। यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा का मतलब ये हो गया कि शिक्षक को अपने मन से नहीं पढ़ाना है, बल्कि छात्र को ध्यान में रखते हुए छात्र की ज़रूरत के अनुसार से उनको शिक्षण प्रक्रिया देनी है। इसलिए हम बोलते हैं उसको छात्र केंद्रित शिक्षा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम 10 देखते हैं। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर क्या हो सकता है? पाठ्यक्रम जो लचीला होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। अगर पाठ्यक्रम को लचीला नहीं कीजिएगा, बहुत कठोर बना दीजिएगा, तो छात्र उसमें रुचि ले नहीं पाएंगे, और जब रुचि नहीं ले पाएंगे तो उनका जो होगा ना, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, आप अपनी कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं। यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करने की कोशिश करेंगे, यानी कि विभक्त करेंगे। जब कोई बच्चा नहीं समझ रहा है उसको और समझाएंगे, और जितना अगर ट्रिक होगा समझाने का आसान से आसान उसको समझाएंगे। प्रश्न संख्या 12 है कि शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। पहला क्या है, ए नंबर कि छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना। ऑप्शन बी है कि छात्रों को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना। ऑप्शन सी है कि छात्रों को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचाना। ये सभी जरूरी है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न स्थानों पर माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में आपका क्या विचार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थानांतरण शिक्षकों का अनुभव बढ़ाता है। स्थानांतरण जो होता है, अगर कोई शिक्षक अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके अनुभव को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या हम 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि अगर एक छात्र आपके साथ अभद्रता करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो ऐसी स्थिति में क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप प्रधानाध्यापक के पास शिकायत दर्ज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बच्चों को आप मार नहीं सकते, फटकार नहीं सकते। ठीक है, आपको शिकायत करनी होगी, उसके बाद ही आप जो करना होगा कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को प्राथमिकता देनी है। एक शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछना। ये बहुत ही गंभीर वाली बात हो जाएगी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि एक शिक्षक को अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के पश्चात भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा।
इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है कि समय बीतने के साथ वह बीएड के दौरान मिले शिक्षक प्रशिक्षण को भूल जाते हैं। ऑप्शन बी है कि शिक्षा के क्षेत्र में हुए नए शोधों एवं उनके प्रयोग का ज्ञान शिक्षकों को निरंतर दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन सी है कि इन कार्यक्रमों की आवश्यकता शिक्षकों के बौद्धिक विकास के लिए होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि छात्रों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य किसी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए नहीं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि समझा दें हमको, ठीक ना, हम रटंतु वाली विद्या ये यहाँ पे काम नहीं आती, ठीक ना, इसलिए आपको समझाने की बात कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। कब मंजूरी प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 को प्राप्त हुई। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है कि विद्यालय है एक लघु, क्या है विद्यालय, क्या है? तो विद्यालय, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एक लघु संगठन है, क्योंकि विद्यालय संगठनों से चलता है, लोगों के समूह से चलता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि शिक्षक भी अनेक होते हैं, छात्र भी अनेक होते हैं, इसलिए हम बोलेंगे संगठन है। प्रश्न संख्या 20 है कि अगर बार बार बताने व्याख्या करने के बाद भी व्याख्या करने पर भी छात्र एक बिंदु तथ्य नहीं समझ पाता, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि उस बिंदु तथ्य को समझाने के लिए अन्य बिंदु विधि उपचार सामग्री का प्रयोग करें। मतलब कि जितने सारे जो विधियां हैं ना, जितने सारे का तरीका है, उन सभी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है कि प्रश्न संख्या 21 है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है, यह कथन क्या हो सकता है? क्या पुरुष जो है स्त्री की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है? ये प्रश्न क्या कह रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या हम आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। 22 क्या कहता है प्रश्न संख्या कि किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो छात्र केंद्रित किस पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रयोजनवाद पर। प्रश्न संख्या 23 है कि नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, वापस आकर वे छात्रों के भ्रमण पर चर्चा करते हैं, यह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीखने का आकलन है। ठीक है, यानी कि कभी भी जब आपको क्षेत्र भ्रमण की बात करें ना, तो ये सीखने से संबंधित ही होता है। ये क्या होगा? सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन नहीं है। ठीक है, सीखने का आकलन है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 24 है कि सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास पास होना चाहिए? सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी का ज्ञान, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, विद्यालय की संरचनात्मक संगठन का ज्ञान होना चाहिए, सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सभी का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से कुछ रीजनिंग दिया गया है, तो रीजनिंग हम नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग हम मैथ हो जीके को भी नहीं देखेंगे। ये देखते हैं, अगर कोई इस तरह का प्रश्न आता है तो देखेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। आप अगर आपको बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये कुछ मैथ का प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का है, और ये भी रीजनिंग का है आपका। आगे देखते हैं, देखिए 32 नंबर जो टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें, ये भी आपका रीजनिंग का है, ये मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 34 नंबर ये भी आपका मैथ का है, ये भी आपका मैथ का है, और ये सब मैथ का है। देखिए, इसमें मैथ के भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सॉल्व करेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैथ को हम नहीं देखेंगे। देखिए 41 नंबर जो भी, ये सभी मैथ का है, ये कुछ रीजनिंग का है। आगे देखिए, तो ये 50 तक कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद पड़ा हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो वीडियो को 1.5 या 1.25 पर स्पीड करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।